नमस्कार दोस्तों, मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम, मेरे छोटों को ढेर सारा प्यार। आज का जो मेरा एपिसोड है, हमारा जो एपिसोड है 31वां एपिसोड, इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। पिछले 2 सप्ताह से थोड़ी सी हमारी जो रेगुलरिटी थी वो हम नहीं रख पाए। कारण ये था कि आपका ये जो मित्र है अजय भट्टाचार्य, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। मतलब मैं हम्टी डम्टी, मैं गिर गया और खासी चोट आई मुझे, पीठ में, हाथ में, गर्दन पे, और तकरीबन बेड रेस्ट पे रहा। लेकिन अब बिल्कुल बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ बिल्कुल, और आगे आपके बीच। आज का जो हमारा ये एपिसोड है, इसमें हम सबसे पहले राजेंद्र कविता श्रृंखला में राजेंद्र भाई गुप्त को रिक्वेस्ट करेंगे, उनको विनती करेंगे कि वो अपनी कविताएं लेकर के आए। डॉक्टर लता अग्रवाल अपनी कहानी लेकर के आएंगी। हमेशा की तरह हमारे मित्र निरंजन श्रोत्री जी हम लोग के बीच अपने युवा कवियों को लेकर के आएंगे। राजन भाई, आपको इनवाइट करूं उसके पहले, मैंने सुना है, मित्रों के पास से ही सुना है, और ऑथेंटिक न्यूज है बिल्कुल। ये मैं कहने के लिए बनावटी नहीं कह रहा आपसे। आपका पेंट हाउस बड़ा खूबसूरत है, और उससे भी बढ़िया चीज ये है कि आपके पास जो हमारे मित्र गए हैं उनको भाभी जी के हाथ का बना हुआ बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिला है, आपकी कविताएं सुनने को मिली है। तो राजन भाई, जब भी अगली बार मुंबई आऊंगा, इतनी एक छूट आपसे लूंगा कि स्वयं आपको कहूंगा कि मुझे इनवाइट करिए एक शाम राजेंद्र गुप्त जी के साथ। आपकी कविताएं, भाभी जी का बनाया वो पकवान, और खूब सारा मजा, खूब सारी पुरानी बातें करेंगे। चलिए राजन भाई, आपको न्योता देता हूं, आपको इनवाइट करता हूं। अब आए और अपने ही एक यूनिक तरीके से जो आप कविता पाठ करते हैं, कविता पाठ करें। राजेंद्र गुप्त जी। आज पढ़ते हैं शबीर हाका की एक छोटी कविता, शहतूत। इस कविता का अनुवाद किया है गीत चतुर्वेदी ने। शहतूत। क्या आपने कभी शहतूत देखा है? जहां गिरता है उतनी जमीन पर उसके लाल रंग का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं होता। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बनते हुए। धन्यवाद। क्या स्टाइल है आपका राजेंद्र भाई, मजा आ जाती है आपकी जब आप कविता पाठ करते हैं, सुन के मजा आ जाता है। चलिए आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रण देता हूं डॉक्टर लता अग्रवाल जी को। वैसे तो आपका परिचय काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन आज उसमें से कुछ अंश मैं आपको बताने जा रहा हूं। डॉक्टर लता अग्रवाल एक वरिष्ठ साहित्यकार एवं शिक्षाविद हैं। आप महाविद्यालय में प्राचार्य हैं। पिछले 9 वर्षों से आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर संचालन किया है। कहानी और कविताओं का प्रसारण कर रही हैं आप। आपने शिक्षा, एजुकेशन पर 16 पुस्तकें लिखी हैं। आपके कविता संग्रह मैं बरगद को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला, और ये संग्रह आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ। आमंत्रण देता हूं आपको डॉक्टर लता अग्रवाल जी, आइए और अपनी कहानी हमें और हमारे दर्शकों को सुनाइए। डॉक्टर लता अग्रवाल। नमस्कार, मैं भोपाल से डॉक्टर लता अग्रवाल आपके समक्ष अपनी एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ।
कहानी का शीर्षक है नीला मलहम। आकाश में छितरे छितरे से बादल थे। कुम्हलाया हुआ सा मन एक मेले से संताप में लिपटा हुआ सा, या यह केवल सुलभा के मन की छाया हो। उसका तो हर दिन ऐसे होता है। सुबह सुबह थकी हारी देह, भौंकता चीखता लुटा पिटा सा दिन। देह के साथ जब मन भी मर जाता है तो शायद यही स्थिति होती है। कल रात उसने एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसमें कोई उसके सपने को हथेलियों में कैद करना चाहता है और वह अपने सपने उसकी हथेलियों की कैद से वापस लेने की जद्दोजहद में है। काफ़ी संघर्ष के बाद वह अपने सपनों को उन हथेलियों से आज़ाद करने में सफल हो जाती है और बचा लेती है सपनों के साथ अपने जीवन को भी। भागते भागते अब वह एक हरे भरे मैदान में खड़ी सुकून महसूस कर रही है। पेड़ की शीतल छाया तले खड़े सुलभा सोच रही है, अगर आज भी उसने अपने सपनों को बचाने के लिए कोई प्रयास न किया होता तो शायद वह हमेशा हमेशा के लिए अपने सपनों को खो देती। तभी घड़ी का अलार्म बज उठा। सुबह के 6 बज गए थे। उसके आराम का समय समाप्त हो गया। सुलभा, सुलभा! अखबार पढ़ते हुए सोमेश ने छत से पत्नी को आवाज लगाई। जी, आई। रसोई में काम करती सुलभा हड़बड़ाहट में गैस को धीमा कर, कमर से खुसा आंचल निकालकर कंधे पर डाल सरपट सीढ़ियां चढ़ते हुए सोच रही थी, अब क्या मुसीबत आ गई जो सुबह सुबह इतना शोर मचा रहे हैं। हर बात में नुक्ताचीनी निकालने की आदत है लाट साहब को। क्या हुआ? सुलभा ने करीबा सहमते हुए पूछा। ये तुम्हारी तस्वीर है? सोमेश ने लगभग गुस्से से अखबार सुलभा के सामने करते हुए पूछा। जी, सुलभा ने सरसरी निगाह अखबार पर डालते हुए जवाब दिया, मानो उसके लिए कोई हैरत की बात नहीं। इसका मतलब तुम्हें पता था? हाँ, मोबाइल पर सूचित किया था उन्होंने। ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? यही कि साहित्य के क्षेत्र में सुलभा वाजपेयी को उनके गीतों के लिए महादेवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ साहित्यकारों का मानना है कि उनके गीतों में महादेवी वर्मा के गीतों का सा दर्द झलकता है। सोमेश ने एक सांस में पूरी खबर पढ़कर सुना दी। तुम कब से गीत लिखने लगी, वह भी दर्द भरे? जब से तुम्हारे साथ बंधन में बंधी हूँ। What you mean? जब से तुम्हारे साथ बंधन में बंधी हूँ? सीधे सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा उत्तर दो। सीधा उत्तर ही तो है। मतलब मेरे साथ खुश नहीं तुम? सच कहूँ तो हाँ, सुलभा ने दृढ़ता से कहा। पहले कह देती तो यह बंधन ढोना न पड़ता तुम्हें, आज़ाद कर देता मैं। कह देती, मगर पहले सोचती रही कि शायद कभी एहसास हो तुम्हें। फिर बच्चे आ गए, उनकी खातिर यह बंधन स्वीकारना पड़ा। घर में सारी सुविधाएं होकर भी तुम्हें यह बंधन लगता है? किस बात की कमी है तुम्हें यहाँ? उसकी जिसकी खातिर कोई भी लड़की अपने बाबुल को बिसरा कर एक अनजान आदमी के साथ निकल पड़ती है अनदेखे सफर पर। देख रहा हूँ ये साहित्य कुछ ज्यादा सर चढ़ के बोल रहा है तुम्हारे। सीधे उत्तर देते इज्जत घटती है तुम्हारी। सीधा सुनना चाहते हो तो सुनो। लड़कपन में मैंने भी सपनों में राजकुमार देखा था। सोचा था उसके संग जीवन की तमाम खुशियां बांटूंगी। संभालेगा वह मुझे अपने प्यार से और मैं संभालूंगी उसका घर संसार। पालूंगी बच्चे, चाह सुहागन मरने की, बस इसी चाह में जीवन पूरा करूंगी। तो क्या नहीं है तुम्हारे पास घर, बच्चे, तुम्हारा सुहाग यानी मैं? फिर किस बात का रोना? रोना ही तो रहा जिंदगी में। बहुत ख्वाहिश थी जब माँ बाबा ने जीवन की डोर तुम्हारे हाथों सौंपी थी। मेरा हम सफ़र, मेरा हम ख्याल भी होगा, हम दर्द भी, हम एक दूसरे की रूह को छू पाएंगे। मगर कहाँ, हमारे संबंध तो देह तक ही सीमित होकर रह गए। कुछ ज़्यादा पर नहीं लग गए तुम्हारे? पर तो कब के अपनी उड़ान भूल चुके हैं।
हंसते खेलते गुजरेंगे जिंदगी के दिन, यही चाहा था। मगर आपने तो हंसने मुस्कुराने पर मानो कर्फ्यू ही लगा दिया। तो तोड़ देती है कर्फ्यू, किसने रोका था? यह केवल आप ही कह सकते हैं। माँ बाबा हम बेटियों को अच्छा बनने की घूंटी जो पिलाकर भेजते हैं, मगर अब थक गई हूँ। अच्छा होने की सलीब ढोते हुए मन उत्तर देना चाहता है। जानती हो क्या बोल रही हो? सोमेश झुंझला उठा। आपने सीधे बात कहने की फरमाइश की थी, सो आप ही की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। बहुत ज्यादा नहीं बोल रही तुम? मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। जब से इस घर में आई हूँ आप ही तो बोलते हैं। आपके अनुसार ही तो जी रही हूँ। अपने कंधे पर अपने अरमानों की लाश ढोती। खुलकर हंसना आपको पसंद नहीं। अपना सारा हुनर देह को सजाने में खर्च कर दिया आपके लिए। अब तो उस हुनर से मन ऊब गया है। बस बस बस। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि लिखने का रोग क्यों कर पाला? क्या इसके माध्यम से लोगों को अपना दुखड़ा बताना चाहती हो? वही तो बता रही हूँ। संस्कारों की भारी भरकम चुनर सर पर ओढ़े रही। डर से तुम्हारे कभी देखे नहीं मनपसंद सपने। उल्टे लड़कपन के सारे सपने समेट कर रख दिए मन की अंधेरी कोठरी में। हमेशा आपकी नाराजगी का ताज सर पर पहने रही। उसकी चुभन अब टीस देने लगी है जी। आपसे मिलकर मेरी रूह अतृप्त ही रही, सो अपनी तृप्ति का यह उपाय खोजा है मैंने। कौन सा उपाय? नीला मलहम। नीला मलहम? लगता है उम्र का असर तुम्हारे दिमाग पर चढ़कर बोल रहा है। पूछ कुछ रहा हूँ, जवाब कुछ दे रही हो। सही कह रही हूँ, बस आप समझ नहीं पा रहे। वैसे भी आपने समझा ही कब मुझे? बहुत संकेतों में बात करने लगी हो आजकल, सोमेश ने लगभग चिढ़ते हुए कहा। लो, स्पष्ट किए देती हूँ। बचपन में एक बार गर्म दूध गिरने से मेरा हाथ बुरी तरह जल गया था। एक तो जलन की टीस, उस पर यह चिंता कि कहीं फफोले पड़ने से मेरा हाथ खराब ना हो जाए। लोग हंसेंगे मेरे दाग को देखकर। मैं चीख चीख कर रो रही थी। तभी माँ ने पास रखी नीली स्याही की दवात मेरे हाथ पर उड़ेल दी। ये क्या किया माँ? कोई दवा लगाई होती, मेरे हाथ पर फफोले पड़ जाएंगे। जानती हो दाग कितने खराब लगते हैं, मैंने रोते हुए माँ से कहा। बेटी, ये दवा ही है, देखना इससे तुझे जलन में भी आराम मिलेगा और छाले भी नहीं पड़ेंगे, माँ ने समझाया। सच में उस नीली स्याही ने बहुत आराम दिया। जलन में मुझे और फफोले भी नहीं आए। तुम फिर अपनी बात से भटक रही हो। बिल्कुल नहीं, उसी पर आ रही हूँ। सोचो जरा, जब से तुम्हारे साथ ब्याह कर आई हूँ, किस दिन तुमने मेरे मन को जानने का प्रयास किया है? मैं सिर्फ तुम्हारी जरूरत पूर्ति का साधन रही, कभी इंसान के रूप में मुझे देखा हो याद नहीं। तुम्हारी उपेक्षा अवहेलना से मेरा दिल भी बहुत जलने लगा था। मैं एक बार फिर डर गई, कहीं छाले न बन जाएं, अन्यथा न चाहते हुए उनकी रिसन जमाने के लिए चर्चा का विषय बन जाएगी। मतलब लोग अब तक यही सोचते हैं कि हमारे बीच प्यार का निर्झर झरना बह रहा है। हम दो जिस्म एक जान हैं, जैसा हम अमूमन समाज के सामने चेहरा लिए घूमते हैं। कोई नहीं जानता हम नदी के दो किनारे हैं, जिसमें कहीं भीतर एक ज्वालामुखी भी रिस रहा है। बहुत तन्हा महसूस करती थी मैं तुम्हारे संग जुड़कर। कुछ ज्यादा ख्वाहिश नहीं पाल रखी तुमने? ख्वाहिशें पालना हक है हर इंसान का। फिर हर औरत की कुछ ख्वाहिशें, कुछ तमन्नाएं होती हैं, और जब उसे उन अधूरी अतृप्त कामनाओं के संग जीना पड़ता है ना सोमेश, तब बहुत पीड़ा होती है। मैंने झेला है वह अकेलापन। जब तुम होकर भी मेरे साथ नहीं होते थे, तकिए को अपना हमनवाज बना बांटती रही दुख दर्द अपने, उसकी गलबहियां कर भिगोती रही उसे आंसुओं से अपने। जानती थी कि मैं कोई अमृता नहीं जिसके लिए आसान हो कोई इमरोज का कंधा अपना दुख दर्द कहने को। तो यह रास्ता निकाला तुमने अपना गुबार निकालने के लिए। क्या बुराई है इसमें?
तुम समझ नहीं पाए मुझे कभी, ना अब भी समझ पाओगे। ऐसे में मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपने भीतर का लावा कहीं फ्लश में बहा दूं, या किसी को सुनाकर हल्की हो जाऊं। मगर किसे सुनाती दिल का हाल? जब 7 फेरे का बंधन ही अपना न हुआ तो किसी से क्या अपेक्षा रखती। दूसरा रास्ता यह कि कोई और हमसफ़र, हम नवाज, हम दर्द तलाश लेती, जो मेरा हम ख्याल भी होता। और यकीन मानिए सोमेश, कोई मिल ही जाता। कई बार मन भी हुआ खोज लूं कोई साथी, जो मेरी भावनाओं को समझे, मुझे दिल से प्यार करे, जिसके कंधे पर सर रख मैं अपना बोझ हल्का कर सकूं। जिस तरह तुम लापरवाह हो मेरी ओर से, वैसे ही मैं भी बेपरवाह हो जाऊं आपकी ओर से। जी लूं अपना वर्तमान। मतलब अब तक तुम मुर्दा थी, अब जीना चाहती हो। हर रोज हर रोज में कोई मेरे भीतर चीख चीख कर पूछता है, तुम मृत हो, उठो, जागो। दरअसल वह मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाता था। देखना चाहती हूँ अब मैं वह ख्वाब जो डर से तुम्हारे देखे नहीं कभी। तमाम कर्तव्यों के बावजूद जब नाराजगी का ताज मेरे माथे जड़ा है, तो क्यों न इस मन को भी कुछ राहत दे दूं। आंसुओं में अपना गम जाया करती, इससे तो बेहतर लगा मुझे कि इसे कागज पर उतार दूं। भावनाओं संभावनाओं के जो बीज अ- अनंकुरित ही रह गए हैं, खाद पानी के बिना अब वे जड़ हो गए हैं। सोचा वहाँ शब्दों के कंक्रीट का ही सही एक आशियाना बना लूं। इतना हक तो है ना मुझको। सुलभा ने आज न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई। स्वयं सोमेश भी हैरान थे। सोमेश, हम महिलाओं की एक कमजोरी है, हम ना भविष्य की डोर को पहले थामना चाहती हैं। इसी चक्कर में कई बार हमसे अपना वर्तमान का सिरा भी छूट जाता है। मैंने भी अपने जीवन की तुला पर अपने सुख को तोलकर देखा, तो मुझे लगा मेरे वर्तमान से बड़ा है मेरे माता पिता का अभिमान, जो उन्हें अपनी बेटी पर है, मेरे सास ससुर के सम्मान की पूंजी, जो उन्होंने बरसों बरस तपस्या से अर्जित की है। इसलिए इस नीले मलहम को एक बार फिर मैंने अपने दर्द को कम करने का जरिया बनाया। मेरे भीतर का दर्द इसी मलहम से बाहर आता गया, और मैं समाज के सामने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए जीती रही, एक सुखद संपूर्ण दाम्पत्य की आभासी दुनिया का एहसास कराते हुए। सोमेश खामोश सुलभा को देख रहा था। सुलभा को एहसास हुआ कि उसने एक तंग मुट्ठी से अपने सपनों को बचा लिया। धन्यवाद। निरंजन भाई, नमस्कार। कैसे हैं जनाब? मैं अब ठीक हूँ। दीदी ने बताया मुझे कि आपसे बात हुई और आप चिंतित थे मेरे लिए। थोड़ी तकलीफ तो हुई मुझे कुछ दिनों तक, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के एपिसोड में हमें आप क्या सुनाने जा रहे हैं? हर बार आप नए कवियों को लेकर के आते हैं और हम आपका इंतज़ार करते हैं। आज के एपिसोड में भी आपका स्वागत है। आइए निरंजन भाई, अपने युवा कवि को लेकर के और हमें कुछ अच्छी अच्छी कविताएं सुनाइए। निरंजन श्रोत्रिय जी। प्रदीप कांत। दोस्तों, प्रदीप कांत मूलतः गजलकार हैं और इनकी गज़लों को बहुत कम गज़लें हमने रेखांकित में प्रकाशित की थी, केवल 2 ही शायरों की, जिसमें से एक प्रदीप कांत। इनकी गज़लें सितंबर 2013 के रेखांकित स्तंभ में प्रकाशित हुई थी। प्रदीप छोटी बहर की गज़लें लिखते हैं, लेकिन छोटी बहर की बड़ी गज़लें लिखते हैं। उनका एक गज़ल संग्रह प्रकाशित हुआ है, किस्सा गोई करती आंखें। जैसा कि गज़लों में आमतौर पर होता है, प्रदीप की गज़लें अमूर्त नहीं है, वायवी नहीं है। वे दरअसल जनपक्षधरता की गज़लें हैं और पूरी तरह से राजनीतिक चेतना से संपृक्त गज़लें हैं। खुशी भले पैताने रखना, दुख लेकिन सिरहाने रखना। तो दोस्तों, सुनते हैं प्रदीप कांत की गज़लें। अपनी ही परछाई से खुश
लोग रहे तन्हाई से खुश। दर्प गगन का है ऊंचाई, सागर है गहराई से खुश। तो जनता को भरमा रखा है, राजा इस दानाई से खुश। खुद के आगे दिखे न कोई, वो है इसी खुदाई से खुश। फिर तारीख मिली है अगली, मुल्जिम है सुनवाई से खुश। एक उन्हें लाखों भी कम है, हम हैं इधर दहाई से खुश। अपनी ही परछाई से खुश, लोग रहे तन्हाई से खुश। अगली गजल है, इसका क्या किरदार मियाँ, ये ठहरा बाजार मियाँ। कैसे पैरों में रख दूं अपनी ये दस्तार मियाँ। पानी हम हैं धर लेंगे बर्तन का आकार मियाँ। बिन अपराध सजा दे दे राजा का अधिकार मियाँ। फितरत कैसे छोड़ें अब, चुभता है ना खार मियाँ। उठोना खुद ही होता है अपना अपना भार मियाँ। इसका क्या किरदार मियाँ, ये ठहरा बाजार मियाँ। अगली गजल है, घाटों के न घर के साहब, है फिर आप किधर के साहब। पंछी को उड़ने छोड़ेंगे उसके पंख कतर के साहब। रहजन ही रहजन है जिस पर हम जिस राह गुजर के साहब। रहजन ही रहजन है उस पर हम जिस राह गुजर के साहब। गांव कहाँ पहचानेगा अब, हम तो हुए शहर के साहब। नाम आपके साथ छपा था, हम थे कहाँ खबर के साहब। खोल सभी ने पहन रखे हैं अपने अपने डर के साहब। दाग झुर्रियां चेहरे पर ये सब है असर उम्र के साहब। सागर तक पहुंचेंगे कैसे, हम तो सिर्फ नहर के साहब। सड़कों पर सोते हम भूखे, देखो जरा ठहर के साहब। दौर खिजा का बीतेगा भी, सपने हरे शजर के साहब। एक बहुत छोटी बहर की गजल देखिए कि सच कहा बस सर गया बस। है पुराना था नया बस। चांद किसका रात का बस। था बहुत जो मिल गया बस। अर्थ ज्यादा कम कहा बस। अब कहे क्या शुक्रिया बस। सच कहा बस सर गया बस। अगली गजल है, कहाँ हमारा हाल नया है, कहने को ही साल नया है। वो कहता है हर बेचने वाला, दाम पुराना माल नया है। बड़े हुए हैं छेद नाव में, माझी कहता पाल नया है। वो इंतजार है रोटी का बस, आज हमारा थाल नया है। लोग बेसुरे समझाते हैं, नवयुग का सुरताल नया है। नहीं सहेगा मार दोबारा, गांधी जी का गाल नया है। दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म करता हूँ। जब भी मैं देखता हूँ कि कुछ नए मित्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपने किया कि नहीं अभी तक सब्सक्राइब? नहीं किया हो तो जल्दी से करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।
जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी पहुंच सके। और आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस, कभी कुछ कविताएं, कभी कुछ लेख भेजिए हमको लिख करके। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब और एफबी तो आप हमको देखते रहते हैं, तो इंतज़ार करिए मेरा। मैं फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।